नमस्कार साथियों, आप सभी का एक और नए प्रैक्टिस सेट में फिर से स्वागत है। और ये 20वें नंबर का प्रैक्टिस सेट होने वाला है जीएस का। आप सभी जानते होंगे, यदि आप दोस्तों एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, जीडी, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, सीजीएल, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप, यूपी यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस एग्जाम्स में से किसी की भी तैयारी कर रहे हैं आप, तो इस प्रैक्टिस सेट को बेझिझक ले सकते हैं आप। और इसमें हम सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो और ये सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ही हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो लोग पहली बार चैनल पर आए हैं, जो लोग रोज तो रेगुलर क्लासेस लेते हैं, उनको तो पता ही होगा कि हम किस तरह का कंटेंट लेकर आते हैं। और जो पहली बार आए हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अभी कर दीजिएगा। चलिए पहले प्रश्न की बात कर लेते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बताइए एक बार, थोड़ा सा कोशिश करेंगे। जीवन का संरक्षण, शिक्षा के अधिकार, निवारक नजरबंदी, दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। कोशिश कीजिए थोड़ा, यदि नहीं पता होगा तो हम बताएंगे। अनुच्छेद 22 की बात करें तो निवारक नजरबंदी से संबंधित है। सीएचएसएल 2023 का प्रश्न है ये। दोस्तों, हम हर प्रश्न के आगे कुछ की पॉइंट्स लेकर आते हैं और हम इसके बारे में हर वीडियो में बताते हैं, क्योंकि दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। और जो लोग पहली बार चैनल पर आए होते हैं, उन्हें नहीं पता होता है कि ये महत्वपूर्ण है। और इनसे ज़्यादातर 2 या 3 क्वेश्चन तो बनते ही हैं। अनुच्छेद 22 में कुछ निश्चित मामलों में गिरफ्तारी और निर्वाचक निरोध की बात की गई है, यानी नज़रबंदी की बात की गई है। इसके विरुद्ध संरक्षण का उल्लेख मिलता है। अर्थात दोस्तों, यदि नज़रबंदी या इस तरह से कोई आपको ज़बरदस्ती करता है, तो आप उसके खिलाफ कुछ भी कर सकते हैं, या आपको उसे संरक्षण का अधिकार देता है अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 में 2 प्रकार की गिरफ्तारियों का उल्लेख किया गया है। अर्थात दोस्तों, गिरफ्तारी यानी पुलिस से संबंधित ये कानून होने वाला है, उसकी स्वतंत्रता आपको मिल जाती है। सामान्य दंडिक विधि के अधीन, यानी अनुच्छेद 22(1) और 22(2) के तहत। निवारक निरोध यानी नजरबंदी की बात हो रही है, ये अनुच्छेद 22(3) है, अनुच्छेद 22(7). और प्रश्न नंबर 2 है, माफ कीजिएगा, इसका भी आंसर अनुच्छेद 22 ही है, आपने देख लिया होगा। प्रश्न नंबर 2 की बात करें तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मामलों में बंदीकरण और कैद के संरक्षण का प्रदान करता है? अनुच्छेद 22 इसका सही उत्तर है। ये भी सीएचएसएल का ही प्रश्न है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के अधिकार और स्वतंत्रता से संबंधित है। गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों को निम्नलिखित प्रकार के जो अधिकार हैं वो प्राप्त हैं। गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार है उन्हें। अपनी रुचि के अधिवक्ता में परामर्श एवं बचाव का अधिकार है उन्हें। 2 अधिकार ये हो गए, 7 प्रकार के अधिकारों की बात की गई है। गिरफ्तारी से 24 घंटे के अंदर यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाने का अधिकार है। मजिस्ट्रेट के प्राधिकार के बिना 24 घंटे से अधिक समय तक अभिरक्षा से निरुद्ध न किया जाने का अधिकार है। अर्थात दोस्तों, यदि 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने आपको पेश नहीं किया है, तो आपको गिरफ्तार करने का अधिकार नहीं है पुलिस के पास। माफ कीजिएगा, ये भी दोस्तों अनुच्छेद 22 ही है। हम हर एक तरह के प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके परीक्षा में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। प्रश्न नंबर 3, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध का संरक्षण करता है? आपने देख ही लिया है, अनुच्छेद 22 इसका सही उत्तर है। कुछ और बात करें इसके बारे में, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के अधिकार को स्वतंत्रता से संबंधित है। अनुच्छेद 10 की बात कर लें तो नागरिकता के अधिकार का रहना, ये इसमें बताया गया है। अनुच्छेद 35 की बात करें तो अस्पृश्यता के संबंध में संसद को विधि बनाने का अधिकार है। ये हमने दोस्तों कल की क्लास में भी देखा था ये क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 4, भारतीय संविधान में उल्लेखित निम्नलिखित में से कौन सा कथन धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित असत्य है? दोस्तों, ऐसे क्वेश्चंस को लोग जल्दी जल्दी में पढ़ लेते हैं और असत्य या नहीं ऐसे शब्दों को इग्नोर कर देते हैं।
या मतलब गलती से इग्नोर हो जाते हैं, कहने का अर्थ ये है। मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि यदि आप परीक्षा देते हैं तो एकदम शांति से बैठकर परीक्षा दें और प्रश्न को एकदम शांति में पढ़ें। कि सही उत्तर की बात कर लें, यानी इसमें 3 जो सही उत्तर हैं, तो चौथा ये गलत है, ये इसकी बात हो रही है। इसमें उल्लेख है कि राज्य का अपना धर्म होता है, उसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। ये भी बात सही है कि इसका उल्लेख 25 से 28 में मिलता है और ये धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता प्रदान करता है। ये उपासना करने के लिए स्वतंत्रता प्रदान करता है। ये तीनों सही हैं, लेकिन चौथा जो ऑप्शन है वो गलत है। ये हमने दोस्तों पढ़ ही लिया, 25 में अंतःकरण और धर्म का आबाद रूप से मानने और आचार प्रचार करने की स्वतंत्रता सबको मिलती है। अनुच्छेद 26 की बात कर लें तो धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 27 की बात करें तो धार्मिक अभिवृद्धि के लिए कारारोपण की से मुक्ति की भी बात की गई है। अनुच्छेद 28 में बात करें तो शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना से में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता है। और इसके बाद एक नोट हम लेकर आए हैं, तो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार में कहीं भी यह नहीं लिखा है, ये उल्लेख नहीं है कि राज्य अपना कोई भी धर्म होगा। जैसा कि प्रश्न में हमने बात की थी कि ऐसा कुछ नहीं है। प्रश्न नंबर 5, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद बालाश्रम को प्रशंसित करता है? मुझे नहीं लगता कि आप सभी में से कोई भी ऐसा स्टूडेंट होगा जो नहीं जानता होगा। ये सीपीओ 2023 का प्रश्न है, तो इसका उत्तर भी 23 ही है। इसका उत्तर है 23। माफ कीजिएगा, रात ज़्यादा हो रही है इसलिए मैं रात में वीडियो बनाना पड़ रहा है मुझे। अनुच्छेद 21, प्राण एवं देह की स्वतंत्रता से संरक्षण का अधिकार है। अनुच्छेद 22, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध के विरुद्ध संरक्षण उपलब्ध कराता है। अनुच्छेद 20, अपराध के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये क्लास अच्छी लग रही होगी। प्रश्न नंबर 6, और आप देख पा रहे होंगे कि हम थोड़ा सा अब हिस्ट्री की तरफ मूव कर चुके हैं। प्रश्न नंबर 6 के अनुसार, मौर्य काल में युक्त नामक अधिकारी किसके संबंधित थे? युक्त एक अधिकारी का पद था, उसको किस पद पर आधारित थे? सिंचाई विभाग, राजस्व वसूली, चिकित्सा कार्य, अंगरक्षक सेना। राजस्व वसूली की बात हो रही है इसमें। युक्त अधिकारी थे जो राजस्व वसूली का कार्य किया करते थे। मौर्य काल में युक्त राजस्व वसूली का प्रभारी अधिकारी होता था। रज्जुक की बात हमने दोस्तों कल की क्लास में की थी, तो रज्जुक नामक अधिकारी राजस्व एवं कुछ न्याय संबंधी कार्य करते थे। ध्यातत्व की बात करें, ध्यातव्य की, तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद शासक दानानंद को पराजित करने की, ये आप सभी जानते ही होंगे। प्रश्न नंबर 7, अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसकी लिपि खरोष्टी है? अर्थात 4 जो उनके शिलालेख अभिलेख दिए हैं, कालस कालसी, गिरनार, शाहबाजगढ़ी, सोपारा। आपको 4 ये ऑप्शन दिए हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा सही है। अर्थात सही का मतलब है कि कौन सा खरोष्टी लिपि में लिखा गया है। तो मैंने शायद ये पिछली क्लासों में भी एक आध में कराया है आपको, मुझे याद आ रहा है। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, शाहबाजगढ़ी। इसकी थोड़ी सी डिटेल्स में बात करें तो अशोक के 14 बृहद शिलालेख भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त हुए हैं, जैसे शाहबाजगढ़ी और मानसेरा, कालसी, गिरनार, धौली, जौगढ़, पैरागुड़ एवं सोपारा। ये शिलालेख इन सभी जगहों से प्राप्त हुए हैं, जो अशोक के शिलालेखों की बात हो रही है। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख की लिपि ब्राह्मी है, लेकिन एक की हमने बात की थी इसकी, शाहबाजगढ़ी की, इसकी खरोष्टी लिपि है। केवल निम्न अभिलेखों की लिपि खरोष्टी है, एक तो मानसेरा है और शाहबाजगढ़ी है। तक्षशिला का अभिलेख
अरामाइक यानी आरमाइक भी इसे कहते हैं, लिपि में है। अरामाइक लिपि में ये है ये। प्रश्न नंबर 8, अशोक का रुक्मिणीदेही अभिलेख किससे संबंधित है? बुद्ध के जन्म से, बुद्ध की जन्म या प्राप्ति से, बुद्ध के प्रथम उपदेश से, बुद्ध के शरीर त्याग से? थोड़ा सा कोशिश कीजिए, मेरे हिसाब से थोड़ा सा अच्छा आ जाएगा आपको अगर कोशिश करेंगे आप। बुद्ध के जन्म से संबंधित है ये रुक्मिणी अभिलेख। इसकी डिटेल्स में बात करें तो रुक्मिणदेही रुक्मिणदेही स्तंभ शिलालेख जो है, स्तंभ शिलालेख अशोक की लुम्बिनी यात्रा यानी बुद्ध की जन्मस्थली स्थान के बारे में है, जन्मस्थली यात्रा के बारे में है। दरअसल अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद लुम्बिनी बुद्ध की जन्मभूमि की यात्रा के बारे में यात्रा की और रुक्मिणदेही लघु स्तंभ शिलालेख की स्थापना की। बुद्ध की जन्मभूमि होने के कारण अशोक ने लुम्बिनी ग्राम का भू राजस्व 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया था। यदि प्रश्न में आपसे कभी पूछा जाए कि 1/6 से 1/8 जो राजस्व किया था वो चंद्रगुप्त मौर्य ने, वो क्यों किया था, वह कब किया था, तो आप बता सकते हैं। उनकी जो लुम्बिनी की यात्रा थी राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद उसमें किया था उन्होंने। अशोक के सभी अभिलेखों का विषय प्रशासनिक था, किंतु रुक्मिणदेही अभिलेख का विषय आर्थिक था। भाब्रू की बात करें, भाब्रू स्तंभ अशोक के स्वयं को मगध का सम्राट बनाता है, अर्थात इसमें इसका उल्लेख है कि अवध का सम्राट अशोक है। प्रश्न नंबर 9, अशोक के किस अभिलेख में सांप्रदायिक सौहार्द एवं धार्मिक समन्वय की बात की गई है? 12वां, द्वितीय, 11वां, 13वां? 12वें शिलालेख की बात हो रही है, इसमें बात की गई है इस चीज की, आप देख पा रहे हो प्रश्न में जो भी है। एनालिटिक्स की अगर बात करें तो अशोक के बारे में अभिलेख में सभी धर्मों एवं तत्वों की बुद्धि धार्मिक समन्वय की बात की गई है। इसमें स्त्री महापात्रा की भी चर्चा की गई है। 11वें अभिलेख में बात करें तो धम्म नीति की व्यवस्था की मिलती है। 13वें अभिलेख में अशोक ने कलिंग युद्ध के बारे में चर्चा की है। कलिंग के युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था। 13वें अभिलेख में अपराध करने वाला जो आंटविक जातियों का भी अभिलेख किया गया है। आंटविक जो जाति थी उनकी भी बात की गई। प्रश्न नंबर 10, इसके शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया था? अब ये तो बताने की मुझे लगता है कोई ज़रूरत नहीं है, और चलिए फिर भी बात कर लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य की बात की जा रही है, इनके शिलालेख, इनके जो शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया था। मेगास्थनीज एक यात्री है। बात करते हैं, मेगास्थनीज यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, साथ ही यूनान से भारत आया था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मेगास्थनीज ने अपने भारत संबंधी अनुभव पर इंडिका नामक एक पुस्तक की रचना की है। इंडिका की बात करें तो मौर्य युगीन समाज की सांस्कृतिक उल्लेख इसमें मिलता है। मेगास्थनीज ने अपनी इस पुस्तक में तत्कालीन भारतीय समाज यानी 7 वर्गों को बांटा हुआ है, अर्थात जो उस समय भारत था उसे 7 वर्गों में इन्होंने बांटा है। प्रश्न नंबर 11, प्रश्न नंबर 11 की अगर बात की जाए तो माफ कीजिएगा, मेरे हिसाब से ये कुछ क्वेश्चंस रिपीट हो गए हैं कल की क्लास में। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला तांबे का अग्रणी उत्पादक है? तो बालाघाट की बात हो रही है। ये सभी हम मेरे हिसाब से तो कल की क्लास में पढ़ चुके हैं, पर चलिए आज भी पढ़ लेते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। भारत में मध्य प्रदेश तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। मध्य प्रदेश का बालाघाट जिला तांबे में अग्रणी उत्पादक है। वैश्विक स्तर पर चिली देश सबसे ज्यादा अधिक उत्पादन करता है। कोपेन जलवायु वर्गीकरण, ये दोस्तों मैं सभी कल प्रश्नों में बात कर चुका हूँ। इसके उत्तर की बात कर लें तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, भूमध्य सागरीय जलवायु। ये सभी की दोस्तों कल की क्लास में हम चर्चा कर चुके हैं।
गलती से सभी क्वेश्चंस रिपीट हो गए मेरे हिसाब से। ये सभी ज्योग्राफी के क्वेश्चन हैं। क्या ये भी पढ़ा है जी? ये भी पढ़ चुके हैं। निम्नलिखित में से तांबे की खुली खदान कौन सी है? तो बल्लारी है, मलाज खंड है, सिंध भूमि है, बस्तर है। मेरे हिसाब से इसका उत्तर सभी को पता होना चाहिए, क्योंकि कल की क्लास में ही पढ़ी है हमने। एक बार ट्राई कीजिए, यदि नहीं पता होगा तो हम फिर से बताएंगे आज की क्लास में। क्या हुआ, नहीं याद आ रहा है क्या दोस्तों? मलाज खंड की बात हो रही है। मलाज खंड की हमने कल की वीडियो में बात की थी। अगली जो इसके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। मलाज खंड खान मध्य प्रदेश के बालाकोट के पास स्थित है और तांबे की खुली खदान है। यह भारत की सबसे बड़ी चार धातु खदान है। ये भी हमने कल की। सेम दोस्तों, सभी क्वेश्चंस रिपीट हो गए, एनालिटिक्स भी सेम ही है सभी का। उत्तरी ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, जो तिब्बती हिमालय से निकलती है और अरुणाचल प्रदेश होते हुए प्रवेश करती है? मूसी, येरल, अनेर, सुबनसिर। इसका भी उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, सुबनसिर की बात कर रहे हैं हम। कल भी की थी ये भी दोस्तों, हमने कल इसके बारे में पूरी डिटेल में बात की थी। प्रश्न नंबर 15। दक्षिण पश्चिम मानसून, माफ कीजिएगा ये भी कल का ही प्रश्न है। दक्षिण पश्चिम मानसून काल में जब 1-2 हफ्ते तक बारिश ना हो तो इस परिघटना को क्या कहते हैं? मैं कल की सीधी सीधी बात की थी, मानसून में विच्छेदन कहते हैं इसे, विच्छेद कहते हैं। ये भी हम कल पढ़ चुके हैं सब। प्रश्न नंबर 16। 16 नंबर प्रश्न की अगर बात की जाए तो मेरे हिसाब से ये भी दोस्तों कल के ही रिपीटेड प्रश्न हैं। ज्योग्राफी और जो इकोनॉमिक्स के प्रश्न है मेरे हिसाब से रिपीट हो गए गलती से। चलिए एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, रिवीजन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य सुरक्षा विशेषता नहीं है? उपलब्धता, वहनीयता, स्वीकार्यता, कोई नहीं। स्वीकार्यता की बात की जा रही है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर। ये भी दोस्तों हमने कल पढ़ा था। जो देखते हैं, स्वीकार्यता खाद्य सुरक्षा की विशेषता नहीं है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन NFSM अक्टूबर 2007 में शुरू किया गया था। प्रश्न नंबर 17। किस अर्थशास्त्री ने हिंदू विकास दर शब्दावली की गणना की थी? राजकृष्ण की बात कर रहे थे हम कल इसमें, और CGL 2013 का प्रश्न है ये। थोड़ा ज़्यादा पुराना है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है कि पुराना है तो आपके परीक्षा में नहीं आएगा। इसकी बात हमने दोस्तों कल कर ली है, वैसे चलिए फिर कर लेते हैं। राजकृष्ण ने हिंदू विकास दर शब्दावली गढ़ी थी। यह शब्द राजकृष्ण 1978 में गढ़ा गया था। इस अवधि के दौरान सकल घरेलू उत्पाद की औसत वृद्धि 3.5% की, जबकि 1.3% की वृद्धि हुई थी व्यक्ति की औसतन आय में। प्रश्न नंबर 18। MSP की प्रणाली की पहली 1966 से 67 में डैश से, ये भी दोस्तों हमने कल बात की थी, आपको बताना है कि जो किससे संबंधित हुई थी ये। तो इसका उत्तर है सीधा गेहूं की बात कर रहे थे हम कल इसमें। और CGL 2022 का प्रश्न है, ये तो लेटेस्ट प्रश्न है। इसमें हमने सब ये सब कल की वीडियो में हम बात कर चुके हैं। वैसे आप जाएं तो देख सकते हैं, कल की वीडियो का डिटेल में देख लीजिएगा जब पहली बार आए हैं। ये क्या है दोस्तों, इसके बारे में देख लेते हैं। 1973 में भारत की विदेशी मुद्रा को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम पेश किया गया था? फेरा की बात हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। CGL 2023 का प्रश्न है ये भी। माफ कीजिएगा, हमने सभी की बात कर चुके हैं वैसे तो। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में से कौन सा, निम्नलिखित में से क्या स्वयं सहायता समूह की विशेषता नहीं है? समूह ऋण वसूली का ध्यान रखता है, ब्याज दरें आमतौर पर अधिक होती हैं, साम संपार्श्विक संपार्श्विक की आवश्यकता होती है, ऐसे समूह वाणिज्यिक बैंक के रूप में जाते हैं। इसका उत्तर तो दोस्तों बता ही दीजिए, क्योंकि कल की वीडियो का ही प्रश्न है, कल क्लास का ही है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर। वो भी दोस्तों हम कल पढ़ चुके हैं, तो आज मेरे हिसाब से कोई नीड नहीं है। और चलिए कमेंट्स में ये जरूर बताइएगा आज की क्लास के क्वेश्चंस कैसे लगे। और यदि जो लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो वो चैनल को लाइक और वीडियो को सब्सक्राइब
माफ़ कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाएँ। यदि पहली बार आए हैं तो मेरे हिसाब से इतना करना चाहिए, क्योंकि रेगुलरिटी बनाए रखें, क्योंकि हम भी रेगुलर हैं आपकी सभी क्लासेस के लिए। चलिए, आप सभी से एक और नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में फिर नए क्वेश्चंस के साथ में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी तैयारी को एक एक ज़बरदस्त लेवल पर ले जाइए, जो कि आपको, दोस्तों, यदि आप तैयारी करेंगे तो फ़ायदा आप ही का है और हमें भी थोड़ा-सा मोटिवेशन मिल जाता है अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं। चलिए, कल की वीडियो में आपसे एक बार फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।